स्वागत है आप सभी का CAPA पाथफाइंडर एकेडमी में। तो आज का जो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो एम लक्ष्मीकांत का, वो लेक्चर नंबर 13 है। इन 2008 द ईयर वाज गोल्डन ईयर फॉर अस, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास से 120 सिलेक्शंस हुए हैं एस्पायरेंट्स के, सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट से। Now he is our mentor, ex-assistant commandant Dr. Prashant Jagtap, and he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor. He is an MBBS MA Psychology by qualification and pursuing MS Security and Defense Law from Nalsa University of Law, right? And uh, he is the author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Grahill publication. Now he joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF SC 2012 with All India rank 80. Right, he has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer with Government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College Kolhapur, Maharashtra. Right. Now, सबसे पहले हमें देखना है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है। देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करूंगा। पहले समझिए कि लोकतंत्र की सफलता, ध्यान से देखिए, लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थागत युक्तियां सृजित की गई हैं। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आई हैव 5+ ऑफ टीचिंग ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन. Now I have pursued MBA from FMSTU, New Delhi, and preparing for UPSC CSC with PSIR option. Last year I appeared in UPSC CSC interview. Right. So I will tell you something important, which is very important basically for you. Now let's start. So हमें देखना है कि जैसे कुछ निम्नलिखित इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ओम्बड्समैन प्रणाली हो गया, प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली हो गया, प्रोक्यूटर या फिर प्रोक्यूरेटर प्रणाली हम जिसे बोल सकते हैं। तो दुनिया भर में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बड्समैन है। ठीक है, तो डोनाल्ड सी रॉबर्ट, जो कि ओम्बड्समैन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आधिकारिक विद्वान है, इस बारे में कहते हैं कि भाई यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था है। ओम्बड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, एक स्वीडिश वर्ड है जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। और डोनाल्ड सी रॉबर्ट्स के अनुसार ओम्बड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि स्वीडन का ओम्बड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, और संसद द्वारा ही हटाया जाता है, जबकि संसद उसमें अपना विश्वास खो चुकी है, तभी हटाएगा। वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को सौंपता है। इस प्रकार संसदीय ओम्बड्समैन के रूप में जाना जाता है ना। तो हम अगर बात करें, ओम्बड्समैन एक संवैधानिक प्राधिकार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हम बोल सकते हैं, सिस्टम बॉडी के रूप में हम देख सकते हैं। उसे ये अधिकार होता है कि वो लोक सेवकों द्वारा कानूनों अनुपालन का पर्यवेक्षण करे और सुनिश्चित करे कि वो अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं स्वीडन से ओम्बड्समैन संस्था दूसरे स्कैंडिनेवियन देशों जैसे फिनलैंड में 1919 में स्थापना हुई, डेनमार्क में 1955 में, नॉर्वे में 1962 में पहुंची। न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में 1962 में ओम्बड्समैन प्रणाली के पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। ब्रिटेन ने 1967 में ओम्बड्समैन की तरह एक संस्था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया। तब से दुनिया के 40 से अधिक देशों ने ओम्बड्समैन जैसे संस्था खड़ी की है। और भारत में ओम्बड्समैन को लोकपाल लोकायुक्त कहा जाता है। और डोनाल्ड सी रॉबर्ट का कहना है कि ओम्बड्समैन संस्था लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ एक आड़ है, जबकि गैरल्ड ई कैडन का कहना है कि भाई ओम्बड्समैन संस्थागत संस्थानीकृति लोक अंतःकरण प्रतीक है। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक संस्थागत युक्ति खड़ी की गई। जैसे फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच व्यवस्था, इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, राइट। इसकी सफलता के बाद यह यूरोप और अफ्रीका के और देशों में अपनाया गया, जैसे बेल्जियम हो गया, ग्रीस हो गया, यूनान हो गया, तुर्की हो गया। सोशलिस्ट कंट्री जैसे सोवियत संघ, आज का रूस जो है, चीन हो गया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया हो गया तथा रोमानिया ने भी लोक परिवादों के लिए संस्थागत युक्ति की सृजित की है।
इन्हें मुख्तार प्रणाली यानी प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आज के रूस में प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है जिसकी नियुक्ति 7 वर्ष के लिए की जाती है। तो भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायत के लिए निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं, जैसे लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये सारी चीज़ें यहाँ से बहुत सारी हैं, उन बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फील खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम जो है, इस नवाचारी योजना में प्रशासक स्वयं गांव क्षेत्रों का दावा करते हैं तथा लोगों की शिकायतें सुनता है और जहां कहीं संभव हो तत्काल कार्रवाई करता है। तो भारत लोकपाल की अगर बात की जाए पर्सनली, तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष प्राधिकारियों लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर की गई है। लोकपाल मंत्रियों केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है और लोकायुक्त केंद्र में एक राज्य में विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय को ये विधेयक 27/12/2011 लोकसभा में विचारार्थ पेश किया है ना। और लोकपाल लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया और पर 116वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 पर्याप्त और बहुमत के अभाव में पारित न हो पाया, जिससे हम, हालांकि आप इसको 116वां ही बोल सकते हैं, एग्जाम में कभी आए तो ध्यान देना। लोकपाल लोकायुक्त का जो बिल है वो 116वां अधिनियम से जुड़ा है। लेकिन लोकायुक्त के बारे में जानो। देखो, लोकपाल और लोकायुक्त 2013 के कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ और ओडिशा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ, लेकिन उसे 1983 में लागू किया गया। वर्ष 2013 तक 21 राज्यों तथा एक संसदीय क्षेत्रों दिल्ली ने अपने यहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना की। और इस संबंध में हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे ओडिशा में 1970 में हुआ, महाराष्ट्र में 1971 में, है ना। राजस्थान 1973, बिहार 1974, उत्तर प्रदेश 1975, मध्य प्रदेश 1981, आंध्र प्रदेश 1983, हिमाचल प्रदेश 1983 अगेन, कर्नाटका 1985, असम 1985, गुजरात 1986, पंजाब 1995, दिल्ली 1995, केरल 1999, झारखंड 2001, उत्तराखंड 2002, हरियाणा 2002, छत्तीसगढ़ 2002, जम्मू एंड कश्मीर 2002, पश्चिम बंगाल 2003, त्रिपुरा 2008, गोवा 2011। तो ये सारी चीज़ें थी। लोकायुक्त, देखिए इनका क्या होता है ना कि सभी राज्यों में लोकायुक्त ढांचा समान नहीं है। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ लोकायुक्त के पदों पर भी गठन किया गया है, जबकि कुछ राज्य जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्त के पदों की स्थापना की गई है ना। कुछ राज्य जैसे मान लीजिए पंजाब, उड़ीसा में कहा अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। इनकी नियुक्ति होती है ना, लोकपाल और लोकायुक्त की लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकपाल के संबंध में प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल, यानी मैं लोकायुक्त की बात कर रहा हूँ, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है, परंतु बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा। अधिकार क्षेत्र इनका आपको ये जानना नहीं है, लेकिन कार्यकाल समझ जाइए कि अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी 65 वर्ष की उम्र में हम बोल सकते हैं कि उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित हो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब अगला हमारा जो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। ठीक है, देखिए पहले समझिए इस बात को कि 2011 का 97वां यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। और इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए। पहला, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, जो एक्ट धारा 19 के अनुसार। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत को जोड़ा, धारा 43B के अनुसार।
यानी एक्ट जिसे हम बोल सकते हैं। और इसने यानी आर्टिकल आप बोलो, इसने संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा जिसका नाम सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। आर्टिकल 243 से लेकर ZH से 243 ZT है ना। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान देना है। बोर्ड के सदस्यों और इसके पदाधिकारियों की संख्या के बारे में बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटों का आरक्षण प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों का कार्यकाल की तिथि से 5 साल के लिए होगा। राज्य विधानमंडल बोर्ड सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी भी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के संयोजन का नियम बना सकता है, लेकिन ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। 21 निदेशकों के अतिरिक्त साथी सहयोजित सदस्यों का सहकारी समिति के किसी चुनाव में या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार नहीं है ना। और आपको मैं बता दूं कि सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक बोर्ड के भी सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की निदेशकों की कुल संख्या जो 21 है में नहीं होगी। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो आप समझ लीजिए कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। देखिए संविधान के भाग 17 हम बोल सकते हैं में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। इनके उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है: संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा, अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। तो संघ की भाषा की बात की जाए तो इसके संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी संघ की है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का वो रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। हालांकि संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष यानी 1950-1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग में होता था। 15 वर्ष के उपरांत भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात वह पुनः 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हम बोल सकते हैं हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने एवं अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों के अध्ययन व राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसके अनुसार 1955 में राष्ट्रपति ने बीजे खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की, है ना। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग जिसकी कल्पना संविधान में की गई थी इसका गठन नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने 1963 में अधिनियम को अधिनियमित कर दिया और इसमें संघ के सभी सरकारी कार्य एवं संसद के कार्रवाई में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने 1965 के बाद भी साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया गया। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह थी इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। सन 1967 में अगर मैं बात करूँ तो कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य के लिए इसमें संशोधित किया गया है। ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में अगर बात करें तो संविधान में राज्यों के लिए विशेष का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में कुछ निम्नलिखित उपबंध है, जैसे कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है जब तक यह न हो कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। तो इस उपबंध में अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं को अपने रूप में स्वीकार किया। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरला मलयालम और असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली हम बोल सकते हैं, उड़ीसा उड़िया को अपनाया और 9 उत्तरी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने हिंदी को अपनाया, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को अपनाया है। उसी प्रकार गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती को अपनाया है। जम्मू और कश्मीर ने उर्दू कश्मीरी को नहीं अपनाया और दूसरी और कुछ उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ने अंग्रेजी को स्वीकार किया। ध्यान देने की बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। कुछ समय के लिए केंद्र व राज्य के मध्य विभिन्न राज्यों के साथ संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर संवाद के लिए हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी का स्थान पर के लिए स्वतंत्र होंगे। तो 1963 के अधिनियम के अनुसार संघ और गैर हिंदी भाषी राज्य वे राज्य जहां हिंदी नहीं है उसके मध्य अंग्रेजी संपर्क भाषा होगी। इसके अतिरिक्त जहां हिंदी और गैर
राज्यों के बीच संपर्क भाषा हिंदी, वहां पर ऐसे संवाद अंग्रेजी में अनुवादित किए जाएंगे। चीज था, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि न्यायपालिका की भाषा और विधि पाठ की भी बात की गई। जब तक संसद अन्यथा वह यह व्यवस्था न दे कि निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्रवाई केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेशों, नियमों व उपनियमों के आधिकारिक पाठ है। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य के किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय को कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु यह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, आज्ञाओं, इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। अन्य शब्दों में, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे। तो इसी प्रकार राज्य विधान विधेयकों, अपने अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, व्यवस्था व उप नियमों के संबंध में किसी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी के अतिरिक्त को निर्धारित कर सकती है, परंतु अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति पर प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम व उपनियमों के हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। इस प्रकार कुछ मामलों में राज्य के अधिनियमों, अध्यादेशों का भी हिंदी अनुवाद होगा, है ना। तो ये चीज आपने देखा। एक चीज और जान लीजिए कि 2016 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित, मूल रूप से 14 हैं। ये हैं जैसे असमिया हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, मैथिली इसको बोला जाता था, मैथिली, जैसे मैथिली हो गया, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू, डोगरी यानी डोंगरी, बोडो तथा संताली। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा जोड़ा गया है ना। सन 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है। तो संविधान की 8वीं सूची में कुछ क्षेत्रीय भाषा को वर्णित करने के पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला तो इन विषयों के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन भाषाओं के रूप में शैली और भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए। तो राजभाषा पर संसदीय समिति की बात मैं करूं तो हुआ क्या था कि राजभाषा अधिनियम 1963 ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका काम था कि राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार में प्रयोग में हुई और प्रगति की समीक्षा की जाए। इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन एक्ट को 26 जनवरी 1965 को पारित होने के 10 वर्ष बाद होना था। इस तरह 1976 में यह समिति गठित की गई और समिति में 30 संसद सदस्य, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो ये हम लोगों ने देखा और यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन 2004 में हुआ क्या था कि भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाओं को बनाने का फैसला किया और 2006 में इसने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का मानदंड तैयार किए। तो शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज, जिसमें पहला था तमिल 2004 में बनाया गया, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, तेलुगु कन्नड़ हो गया आपका 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। देखिए क्या होता है ना कि किसी भाषा को शासित करने का आधार है कि 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो, प्राचीन साहित्य ग्रंथ जिसे वक्ताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी बेशकीमती माने, तथा एक साहित्यिक परंपरा हो जो कि मौलिक हो या दूसरी भाषा भाषी समुदाय सुधार न ली गई हो। चूंकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आज से भिन्न है, तो क्लासिक भाषा और इसके व्युत्पन्न रूप के बीच एक फर्क होता है। अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज देख लिया। ट्रिब्यूनल्स हमें डिस्कस करना है। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि क्या कोर्ट और ट्रिब्यूनल अलग होता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में वो पाबंद नहीं है। संविधान के 41वें संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग 14 का यानी 14 जोड़ा गया। इस अधिनियम को अधिकरण नाम दिया गया। इस भाग को, इसमें दो अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 253 जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एक है आर्टिकल 323B जो कि अदर ट्रिब्यूनल से जो है रिलेटेड है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात कीजिए। देखिए अनुच्छेद 323 का यानी आर्टिकल 323 ये संसद को अधिकार देता है कि वो केंद्र और राज्य के लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों के प्रति भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों से सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। अन्य शब्दों में आर्टिकल 323A संसद को अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों में संबंधित विवादों को न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से लेकर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके।
आर्टिकल 323A का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया और यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। यह अधिनियम किसी पीड़ित लोक सेवा को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट की मैं बात करूँ, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली उनका जो मेन ब्रांच है और विभिन्न राज्यों में एक पूरक खंडपीठ के पीठों के साथ 1985 में गठित हुआ और वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें यानी अलग अलग राज्यों में ब्रांच हम बोल सकते हैं। इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों के प्रधान पीठों में और अन्य जयपुर और लखनऊ से संचालित हैं। यह पीठें मुख्य न्यायालयों की अन्य सीटों पर सर्किट बैठक भी करती है ना। केंद्रीय यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया, यानी मिलिट्री सर्विसेज को भी। हालांकि मिलिट्री सर्विसेज के सदस्य और अधिकारी उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारी को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अब ध्यान देना है कि कैट जो है यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक बहुत सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष एक सदस्य होते हैं। पहले कैट के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य होते। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में 2006 में संशोधन कर कैट के सदस्यों को उनकी हैसियत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर कर दी गई है। वर्तमान 2016 में कैट में अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के 65 पद स्वीकृत हैं। वह न्यायिक या प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष यानी 65 वर्ष तक होती है। अध्यक्ष के मामले में 62 वर्ष, सदस्यों के मामले जो पहले से होता है ना। तो यह ध्यान देना है कि भारत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाद नहीं है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित है। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के व्यवहार को लचीला बनाते हैं। तो अभी हुआ क्या था कि उच्च न्यायालय में हालांकि आपको ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय ने चंद्र कुमार मामला जो 1957 में हुआ था उसमें निर्णय दिया था कि उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है। न्यायालयिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय खंडपीठ यानी ब्रांच में भी, स्टेट रीजनल ब्रांच में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक बिना संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की अगर बात की जाए तो संबंधित राज्य सरकार के विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब तक 2016 में 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरला में राज्य प्रशासनिक अधिकरण सेट की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश अधिकरणों का समाप्त कर दिया गया। केरल प्रशासनिक अधिकरण 26 अगस्त 2010 से प्रभाव में आया। प्रधान न्यायपीठ तो दिल्ली में आपको मालूम भी है और अब इतना इसको डिटेल में आपको पूछेगा भी नहीं जो न्यायपीठ के लेकर है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसमें मैं क्या बताऊँ, सारा तो हो ही गया। राइट एंड लाइबिलिटीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 12 के अनुच्छेद 294 से यानी 294 से लेकर 300 केंद्र एवं राज्यों के संपत्ति, संविधाधिकार, दायित्व, बाधाएं, राइट्स एंड लाइबिलिटी हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, उससे संबंधित है। और इस संबंध में संविधान ने केंद्र और राज्यों को वैधानिक व्यक्ति की तरह अपनाया है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। देखिए, भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला है ना। इस प्रकार भारत का अनन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल मील तक फैला है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं। संसद के सांसद राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन मांग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को भी 2 स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया है, जिनमें ए यानी जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिग्रहित करे और जब सरकार किसी व्यक्ति की भूमि जो उसकी निजी खेती की हो अधिग्रहित की हो तथा जमीन विधि की सीमा के अंतर्गत हो। इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था ना उधर ही कंप्लीट हो गया, इधर उतना नहीं है ना। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सामान्य हित मामला जो कॉमन कॉज केस था 1999 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से इस
जो सिद्धांत था की परीक्षा की और विशिष्ट प्रतिरक्षा सिद्धांत को खारिज किया। कौन सी? तो जो हम बोल सकते हैं कि कस्तूरी लाल मामला, जो जो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आ, इसको लेकर नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी को लेकर मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ देखिए, इसमें क्या है ना कि एग्जाम उतना आता नहीं इधर से, जो आता है उधर ही से आता है। ठीक है, जो लास्ट जो है कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी थी, ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो बाद में 58 यानी 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का नीति 394A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा कि संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्र अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन नव प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे, है ना। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में ही हिंदी का अनुवाद किया जाएगा और इस हिंदी पाठ वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल में विहित है ना। तो इसको लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में हो हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा उसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो 58वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण 1987 में जो हुआ था, इसके द्वारा संविधान में इस नए प्रावधान को शामिल करने के कारण कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को अंगीकार किया गया और इस संविधान अंग्रेजी में था। 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष में प्राधिकृत कार्य से संबंध संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इसके बाद ये मांग भी उठी कि आगे संविधान में जितने भी संशोधन किए जाएं उनका हिंदी में अनुवाद हो और उन्हें भी बराबर संविधान में शामिल किया जाता रहे। और यह माना गया कि संविधान हिंदी पाठ तैयार करवाने से कानूनी कार्य में इसकी सहायता मिलेगी। इसके अलावा 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार से संविधान को हिंदी भाषा में जो अनुवाद करवाया गया था, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, वह नहीं केवल संविधान के हिंदी पाठ का अधिकृत पाठ था अपितु वह केंद्र अधिनियम द्वारा हिंदी भाषा की शैली एवं शब्दावली का भी प्राधिकृत रूप था। इसलिए आगे आने वाले भी संविधान संशोधनों को जो अंग्रेजी में होंगे हिंदी अनुवाद कराने तथा संविधान में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 394A के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति संविधान की इस अनुवादित हिंदी पाठ को प्राधिकृत पाठ के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करने की व्यवस्था करता है ना। तो ये सारी चीज़ें। अगला जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन कास्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना जान लीजिए कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष जो प्रावधान है संविधान के भाग बोल सकते हैं 16 में धारा यानी आर्टिकल 330 से लेकर 342 में मेंशन किया गया है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सब बाकी सीएससी के लिए आपके लिए नहीं है ना। अगला जो है जैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोलूँगा आपके लिए एक ही इंपॉर्टेंट है जो आपका है ना पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जो आपका एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है पेपर 1 के लिए ना, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रही है। आप जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे ना, एक नए क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा, है ना। वैसे ही कोई ईयर होगा जिसमें नहीं होगा, जैसे आई थिंक 2016 में नहीं था, एक बार देख लीजिएगा कि था कि नहीं, है ना। बाकी हम लोग जो अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको दल परिवर्तन कानून बोलते हैं, है ना। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 यानी 2003 द्वारा
10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया, अर्थात जब विभाजन के मामले दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। अधिनियम के उपबंध की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसदों तथा विधायकों की निर्भरता से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। देखिए, किसी सदन, पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जा रही है, किसी सदन का सदस्य जो राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन के सदस्यता के लिए निर्हक माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, तो राजनीतिक दल से उसे 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट होता है कि कोई भी सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया है, वो उसे उस दल के सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल यानी पार्टी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब निर्दलीय सदस्य के बारे में जानिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मेंबर्स, कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता है, किसी सदन की सदस्यता के निर्हक हो जाएगा यदि उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। नाम निर्देशित सदस्य होते हैं, किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन के सदस्यता का आयोग हो जाएगा यदि उस सदन के में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इसी ध्यान दीजिएगा। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बार बार बात आ रही है। तो इस जो अधिनियम में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि यानी बोल सकते हैं कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 को अमेंड यानी अधिनियमित करने के कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण तो यह है कि भाई 10वीं अनुसूची में दल बदल के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेकों हल्कों से होती रही है। इसका आधार है कि इस कानून के प्रावधान दल बदल रोकने से प्रभावित सिद्ध नहीं हुई है। चुनाव सुधार समिति दिनेश गोस्वामी की जो समिति थी, उन्होंने 1990 की अपनी रिपोर्ट भारत की विधि में अपना 117वां यानी बोल सकते हैं 117th रिपोर्ट चुनाव कानूनों को सुधार 1999 तथा संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची को उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की है जिसमें दल बदल के मामले में अयोग्यता छूट मिलती है। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के गठित राष्ट्रीय आयोग ने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन फॉर या फिर हम बोल सकते हैं कि NCRWC ने भी यह विचार व्यक्त किया कि दल बदलू मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि NCRWC ने भी यह मत भी व्यक्त किया है कि केंद्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्रिपरिषद को गठन किया जाता रहा है, तो इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 91वां जिसे हम बोल सकते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने और डिस्क्वालिफिकेशन जो बोल सकते हैं डिसक्वालिफाइड पीपल्स यानी मेंबर्स को नागरिक पद धारण करने से रोकने, दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए कुछ चीजें मेंशन की गई। जैसे आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। फिर इस आर्टिकल 75 में भी बोला गया है कि संसद के किसी भी सदन की किसी भी राजनीतिक दलों का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालिफाइड बताया गया है, वो किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निर्धारक होगा। आर्टिकल 164 में भी ये चीजें बताई गई कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का परिषद का आकार विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 164 में बताया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और इसके साथ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी पूरा एम लक्ष्मीकांत बुक कंप्लीट हो गया, जैसे हम फास्ट ट्रैक कोर्स कह सकते हैं। आने वाले यानी अगले सेशन में हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।